अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज बेटा हम 10वीं जमात के यूनिट नंबर 8 डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन की तरफ से लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत नज़म पीस का मुतालिया करने जा रहे हैं बेटा। इस वीडियो लेक्चर के दौरान हम बेटा इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल भी देखेंगे, जिन थीम्स को डिस्कस किया गया है उसको भी देखेंगे बेटा। इसके अलावा इसकी तमाम एक्सरसाइजेस जो हैं विद कंसेप्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर आपने इस पीस ऑफ आर्ट की समरी देखनी है तो वो आप चैनल के ऊपर जो है समरीज वाला फोल्डर होगा, उसको ओपन करके वहाँ पर इसकी प्रॉपर समरी भी ठहरी होगी, वो भी आप देख सकते हैं बेटा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर का आगाज़ करते हैं जैसे कि हम हमेशा करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस नज़म के बारे में थोड़ी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे बेटा। ये नज़म बेटा पीस एक मुख्तसर मगर गहरी अलामती नज़म है जो हवा की ताकत और इसके दोहरे पहलुओं को बयान करती है बेटा। यहाँ पर जो शायरा है डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन हवा को एक दो हैकल और तबाहकुन कुव्वत के तौर पर पेश करती है जो वादियों और पहाड़ों से इंसानों की मेहनत को नोच फेंकती है। जैसे कि यहाँ पर अल्फाज वो वर्सेस में इस्तेमाल करती है, रोरिंग, स्मैशिंग, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस तरह के अल्फाज जो बेटा इस्तेमाल किए गए हैं ये मेटाफर की फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको समरी के अंदर डिटेल से बताया था बेटा। शायरा ने यहाँ पे बेटा रैकिंग ऑल मैंस वर्क का एक वर्स इस्तेमाल करती हैं। जैसी इस तरह की जो तरकीब है बेटा इंसानी मेहनत की नापायदारी और कुदरत के सामने इसकी बेबसी को उजागर करती है। यहाँ पर बेटा नज़म का सबसे अहम पहलू ये है कि इस ज़ाहिरी शोर और बर्बादी के पीछे जो हकीकत छुपी है वो मुकम्मल खामोशी और सुकून है। जैसे कि वो इस पीस ऑफ आर्ट के अंदर एक वर्स इस्तेमाल करती है बेटा, इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ इटर्नल स्टिलनेस। इस तरह की जो लाइनें हैं इनमें शायरा ने पैराडॉक्स का इस्तेमाल किया है, जिसके ज़रिए ये दिखाया है कि तमाम शोर और हलचल के बावजूद असल हकीकत सुकून और अमन में छुपी है बेटा। यहाँ शायर ने ब्राइट ब्लू स्काई के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये नीले आसमान को इस तारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है बेटा जो पाकीज़गी और अब्दी सुकून की अलामत है। यहाँ पर अगर हम बेटा बात करें नज़म का जो आखिरी हिस्सा है वो ये बताता है कि जब इंसान इस गहरे सुकून को समझ लेता है तो बाकी सब कुछ शोर, बर्बादी और चीखों पुकार सिर्फ जेंटल विस्पर की मानंद लगते हैं जो कि दूर और गैर अहम हो जाते हैं। यहाँ शायर ने तज़ाद और जिसे पैराडॉक्स कहते हैं और सिंबलिज्म के इम्तजाज से ये पैगाम दिया है कि असल अमन अंदरूनी सुकून और ख़ामोशी में है, ना कि बैरूनी शोर व हंगामे में। एट द एंड बेटा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नज़म ना सिर्फ हवा के ज़ाहिरी असरात को बयान करती है बल्कि इंसानी ज़िंदगी, रूहानी सुकून और हकीकत के बातनी पहलुओं को भी खूबसूरती से उजागर करती है। तो आइए बेटा इस पीस ऑफ आर्ट को हम प्रॉपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा मैंने कुछ अल्फाज मेंशन किए हैं आप लोगों के लिए जिनके मीनिंग्स और सिनोनिम्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं बेटा, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। पहला है बेटा स्मैशिंग। स्मैशिंग तोड़ फोड़ करती हुई, क्रशिंग इसका सिनोनिम्स हो सकता है बेटा। इसी तरह इटरनल, दायमी या अब्दी, परमानेंट भी कह सकते हैं, एवरलास्टिंग भी कह सकते हैं बेटा। रोरिंग हो गया, गरजती हुई, तूफ़ानी, इसको होल कह सकते हैं या क्रैश भी मेंशन किया जा सकता है। स्टिलनेस, सुकूत या बिल्कुल खामोशी, पीस या काम इसको, या मोशनलेस भी आप कह सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा डिस्ट्रक्शन,
डिस्ट्रक्शन कहते हैं तबाही, बर्बादी या नुकसान को। डिवास्टेशन इसका सिनोनिम हो गया बेटा। नेक्स्ट वर्ड है बेटा विस्पर्स। विस्पर्स कहते हैं सरगोशियों को, धीरे से या धीमे से बात करना, तो मर्मर्स हो सकता है बेटा इसका। नेक्स्ट लफ्ज़ है बेटा आपके पास मॉन्स्टर, बला, अजीबुल खलकत, या आप कह सकते हैं कि देव हैकल जो होते हैं। फ्राइटनिंग क्रीचर्स या बीस्ट। अनइम्पॉर्टेंट, गैर अहम या अननेसेसरी भी आप इसके सिनोनिम में शामिल कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा रेकिंग, तह बाला करते हुए, ज़मीन बोस करते हुए, तहश नहश करते हुए, तो आप इसको सिनोनिम्स में स्क्रैचिंग, डिस्ट्रॉइंग या डैमेजिंग लिख सकते हैं। वैली वादी हो जाती है बेटा, डेल या डेल आप इसको लिख सकते हैं बेटा। स्पिनिंग घुमाते हुए, तो रोटेटिंग हो सकता है बेटा। वेल दर्रा या घाटी, तो ये पैसेज हो सकता है बेटा। कोर मरकज़ या अंदर का हिस्सा, सेंटर हो सकता है बेटा। ब्रोकन तबाहशुदा, डिमोलिश्ड या डिस्ट्रॉयड। चलें बेटा इसके हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। साथ में मैंने आपको इसका ओवरऑल कंसेप्ट जो है वो दे दिया हुआ है। द विंड इज़ नो, अब हवा जो है, अ रोरिंग स्मैशिंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक गरजती हुई, पाश पाश कर देने वाली, तबाही लाने वाली बला है। रैकिंग ऑल मैन्स वर्क, इंसानों के तमाम कामों को तबाह करते हुए। फ्रॉम द वैलीज, वादियों से। फ्रॉम वेल्स, घाटियों से। एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, और इनको घुमाते हुए भेजती है। ब्रोकन फ्लाइंग, तोड़कर उड़ा रही है। यहाँ पर इस स्टेंजा के अंदर बेटा वो हवा का एक डिस्ट्रक्टिव मोड जो है वो बयान करती हैं, और किस तरह से करती हैं कि अब इस वक्त जो मौजूदा हवा की सूरत हाल है वो इस तरह से है कि ये गरजती हुई, चीज़ों को पाश पाश करती हुई, तोड़ती हुई, एक जैसे तबाही का द्यो होता है उसकी मानंद है, जो कि इंसान के तमाम काम को पाश पाश करके, ज़रा ज़रा करके, रेज़ा रेज़ा करके, वादियों से उड़ाते हुए, घाटियों से उड़ाते हुए, उनको घुमाते हुए तोड़कर उड़ा रही है और उसको घुमाए जा रही है। सेकंड स्टेंजा बेटा हमारे पास, बट ऑल ऑफ दैट, लेकिन ये सब, इज़ नॉट इट्स कोर, इसकी हकीकत नहीं है। लेकिन वो सब कुछ मीन के जो पहले स्टेंजा के अंदर बताया गया है, इसका हकीकी मरकज़ नहीं है। इट्स सेंटर, इसका मरकज़, इज़ इन ट्रूथ, मुकम्मल सच्चाई है। इटर्नल स्टिलनेस, अब्दी सुकून है या खामोशी है। ब्राइट ब्लू स्काइज, नीला रोशन आसमान है। एंड ऑल यू हेयर, और जो कुछ भी आप सुनते हैं, आर जेंटल विस्पर्स, नरम सी सरगोशियाँ हैं या धीमी सरगोशियाँ हैं। फॉर अवे, जो कि बहुत दूर से सुनाई देती हैं। एंड अनइम्पॉर्टेंट, और गैर अहम है या मामूली सी हैं। इस स्टेंजा के अंदर बेटा वो उस डिस्ट्रक्टिव मोड को जो पहले स्टेंजा के अंदर बयान किया है उसकी मीन के इस तरह से कह सकते हैं उसको निगेट करती है, कि बताती है कि ये सारी चीज़ें जो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर बताई गई हैं वो इसकी हकीकत नहीं है, बल्कि इसकी हकीकत जो है वो कुछ और है, जिसके अंदर वो इसके अब्दी सुकून की बात करती है। मीन के हवा तो हमारे इर्द गिर्द ऑल द टाइम मौजूद होती है, जब ये चलती है तो बादल झड़ जाते हैं, क्या होता है कि नीला साफ़ आसमान, ब्राइट ब्लू स्काई जो है वो हमें नज़र आता है। मीन के इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे शायरा मेंशन करती है और इसकी हकीकत बताती है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, सेक्शन नंबर 3 हमारे पास पैराफ्रेजिंग। यहाँ पे द विंड इज़ नो से लेके ब्रोकन फ्लाइंग, पहले स्टेंजा यहाँ पे दिया गया है तो उसको मैंने यहाँ पे पैराफ्रेज कर दिया हुआ है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पीस written by Dr. Hartman. The poem depicts two aspects of nature. One is dark and the other is bright. The poet says that wind is the cause of destruction everywhere. It is roaring, smashing and destroying everything. The wind destroys fields, trees and buildings. It spins and throws a lot of things. The destructive aspect of विंड इज़ विविडली डिपिक्टेड इन दिस स्टेंजा। मीन के इस स्टेंजा के अंदर उसकी ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बयान की गई हैं, तो शायरा जो है वो यहाँ पे उसकी इस डिस्क्रिप्टिव नेचर को, इस डिस्ट्रक्टिव नेचर को जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करती हैं। स्टेंजा 2 है बेटा, जिसमें वो उसकी
असलियत की बात करती है, उसके इस स्टैंजा में असल में वो उसकी हकीकत की बात करती है. These lines have been taken from the poem Peace, written by Dr. Hartman. The poem depicts two aspects of nature. One is dark and the other is bright. The poet says that all those things which have already been described are not the ultimate truth. The truth is found in depth of these things. The sunny sky looks so blue. The mild and faint whispers of breeze can be heard somewhere at a distance. The peaceful aspect of wind is portrayed in this stanza. नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा. एक्सरसाइज में सेक्शन 4 है आपके पास टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग. यहाँ पे वोकेबलरी के बारे में बेटा बताया गया है. पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग. जैसे एक्सट्रीमली नॉइजी, ये रोरिंग हो सकता है, धाड़ता हुआ या गरजता हुआ. दूसरा बेटा टू बी ब्रोकन वायलेंटली एंड नॉइजीली इन टू पीसेस, तो ये स्मैशिंग हो जाएगा, पाश पाश कर देने वाला. टू मेक समथिंग लेवल बाय यूजिंग अ रेक. टू रेक मीन के मलियामेट करना, ज़मीन बोस करना, मिटा देना. टू मेक समथिंग टर्न रैपिडली राउंड एंड राउंड अ सेंट्रल पॉइंट. टू स्पिन, घुमाना या घुमाते हुए ले जाना. नेक्स्ट है बेटा ई, लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर. इटर्नल हो सकता है बेटा, दायमी या अब्दी. टू स्पीक or say something quietly using only one's breath so that only the people closest to one can hear. ये विस्पर्स हो सकते हैं बेटा, सरगोशियन जिसे आप कहते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा हमारे पास गिव सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. बी एक्सरसाइज है बेटा हमारे पास. रोरिंग, धाड़ता हुआ, इसका शाउटिंग या थंडरिंग हो सकता है बेटा. स्मैशिंग, पाश पाश करने वाला. ब्रेकिंग या रोइनिंग. नेक्स्ट बेटा स्पिनिंग, घुमाता हुआ. ट्विस्टिंग या रोटेटिंग. स्टिलनेस, शक, नीयत, खामोशी या सुकून. साइलेंस या काम. कोर, मरकज, इसेंस या सेंटर हो जाएगा बेटा. नेक्स्ट एक्सरसाइज है विच वर्ड इन द पेयर बिलो हैज़ द पॉजिटिव कॉनोटेशन टू यू. सर्कल योर आंसर. यहाँ पे बेटा थ्रिफ्टी जो है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन हो सकती है. इसी तरह दूसरे के अंदर जो है वो एग्रेसिव. इसी तरह नेक्स्ट जो है स्टेट्समैन हो सकता है. नेक्स्ट में शेफ हो सकता है. नेक्स्ट में सिलेंडर हो सकता है. इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं बेटा. डी एक्सरसाइज है हमारे पास. चूज द अप्रोप्रिएट कॉनोटेशंस. पहले में है विच वुड यू रेदर बी कॉल्ड. थ्रिफ्टी. दूसरा बेटा विच इज़ मोर सीरियस, तो ये डिज़ास्टर हो सकता है बेटा. विच इज़ मोर पोलाइट. सिप और ड्रिंक. विच वुड यू बी इफ़ यू हैड नॉट ईटन फॉर सेवरल डेज. स्टार्विंग हो सकता है बेटा. विच वुड यू बी आफ्टर अ वॉक इन द मड, तो ये फ्लिफ्ट हो सकता है. इसी तरह बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द फॉलोइंग ईडियम्स एंड फाइंड देयर उर्दू इक्वलेंट्स. इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. टू वेस्ट टाइम वाइल फीलिंग सॉरी. अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत. दूसरा है बेटा हमारे पास डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो वट यू कैन डू टुडे. डू नॉट लीव योर वर्क इफ़ यू कैन डू इट नाउ. आज का काम कल पर मत छोड़ो. तीसरा बेटा हमारे पास आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू द फायर. ये क्या हो सकता है. टू गो फ्राम अ बैड सिचुएशन इन टू वन दैट इज़ इवन वर्स. आसमान से गिरा तो खजूर में अटका. नेक्स्ट बेटा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. पीपल स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर पीपल इफ़ दे डू नॉट सी देम फॉर अ वाइल. तो ये क्या होगा. आँख ओझल पहाड़ ओझल. पाँचवा बेटा हमारे पास एज यू सो शैल यू रीप. बैड एक्शन रिसीव्स बैड रिजल्ट्स. जैसी करनी वैसी भरनी, ये उसका उर्दू मीनिंग होगा बेटा. रीडिंग कम्प्रीहेंशन हमारी बेटा यहाँ से स्टार्ट हो रही है. पहला बेटा हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ए में से हाउ इज विंड डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा. पहले स्टैंजा के अंदर विंड को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है. विंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. इन इट्स रेक इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग. दूसरा क्वेश्चन है बेटा
विद व्हाट विंड इज कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा के अंदर इसको किसके साथ जो है वो कंपेयर किया गया है? विंड इज कंपेयर्ड विद मास्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द फर्स्ट स्टैंजा, इन इट्स रेग इट डिस्ट्रॉयज फील्ड्स ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज विंड डूइंग टू ऑल मैन्स वर्क, ये बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही तवज्जो से याद कीजिएगा बेटा। द विंड इज डिस्ट्रॉइंग ऑल मैन्स वर्क, इट इज़ द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। नेक्स्ट बेटा फोर्थ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज द सीन लुक व्हेन द विंड इज स्टिल, इसका आंसर बेटा व्हेन द विंड इज स्टिल इट लुक्स लाइक इटर्नल पीस, द स्काई लुक्स ब्लू and the mild and faint whispers of breeze can be heard somewhere at a distance। पांचवा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, what comparison is made in the second stanza, इसका आंसर है बेटा in the second stanza wind is compared with the bright blue skies and all we hear that all we hear। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इमेजरी को डिस्कस किया गया है। इमेजरी क्या होती है कि एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक राइटर जो है वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे जिससे रीडर के माइंड में विजुअल्स क्रिएट हो, इस तरह से कहें कि एनिमेशन क्रिएशन स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम इमेजरी कहते हैं। द यूज़ ऑफ विविड आर फिगरेटिव लैंग्वेज टू represent objects, actions or ideas, in other words imagery is a picture created by the mind। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इमेजरी है बेटा, there are 5 types of imagery each corresponding to one of our senses। जैसे हमारी 5 सेंसेस हैं तो ये उनमें से कोई एक हो सकती है, विजुअल हो सकती है, ऑडिटरी हो सकती है, टेक्टाइल हो सकती है, ऑल्फैक्टरी हो सकती है या गस्टेटरी हो सकती है बेटा। एक्सरसाइज बी है बेटा, विच इमेजरी हैज़ द पोएट यूज्ड इन द पोएम, गिव एग्जांपल, कौन सी इमेजरी शायर ने इस्तेमाल की थी और उसकी एक मिसाल देनी है। द पोएट हैज़ presented the image of the wind as a master of destruction which unreveals all human infrastructure and hard work। It has been personified first as a devil and then as an angel। The poet has also advocated that the core of the wind is in fact as peaceful as the bright blue skies। For the description of eternal peace and ultimate truth, the poet has used imagery very beautifully। Additional questions की तरफ आते हैं बेटा। What is the theme of the poem peace? Important question हो सकता है बेटा। जैसे स्टैंजा उसके comprehension में मैंने आपको 2 questions बताए, इसी तरह तीसरा question ये है, Nature teaches us lessons through the wind, water, mountains and light। Wind is in the form of storm smashing everything in its rage, it destroys trees, fields and buildings, but when the wind is gentle and cool it gives life to birds and humans। We have to experience storms to enjoy peace। Question number 2 है बेटा, with what the wind is compared, the wind is compared with monster of destruction in the first stanza, in its rage it destroys everything। ये हम इसको पहले भी मेंशन कर चुके हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन है, explain its center is in truth, it means that that truth is existed in its center, truth lies far away from the apparent deceptive materials objects, it refers to the symbolic meaning of peace after storm, after every hardship there comes a relief। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास, why is wind compared to a monster of destruction? The wind is compared to a monster of destruction because wind is in the form of a storm, smashes everything, it in its rage it destroys trees, fields and buildings, it leaves everything broken and flying। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ग्रामर का पोर्शन है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस जिसमें हमने देखने हैं, इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया बेटा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी ख़ास ऑब्जेक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हो, जैसे दिस हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, दैट हो गया, ये सारा जो है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं, तो हम इनको डेमोस्ट्रेटिव, क्योंकि ये डेमोस्ट्रेट कर रहे होते हैं, ये ऑब्जेक्टिफाई कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे फॉर्मेट्स को कहते हैं जिसमें अगर हम सिंपल कहें कि एक एक्शन जो है, एक रिफ्लेक्सिव केस की अगर हम बात करें जिसमें
जो एक्शन किया जा रहा है उसका इफ़ेक्ट जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब्जेक्ट को हो रहा हो, तो इसके लिए जिस प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये यूजुअली सेल्फ होते हैं, सेल्फ फॉर्मेट होते हैं। जैसे आई का माई सेल्फ हो गया, यू का योर सेल्फ हो गया, ही का हिम सेल्फ हो गया, शी का हर सेल्फ हो गया, इट का इट सेल्फ हो गया। इसी तरह दे का देम सेल्फ या सेल्फ हो गया, वी का आवर सेल्फ या सेल्फ हो जाता है। इसी तरह इट का इट सेल्फ हो जाता है बेटा। नेक्स्ट बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस को कहते हैं जो कि कोई क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्जेक्ट के तौर पर। तो ये यूजुअली जो है किसी चीज़ की इंट्रोगेशन के लिए जो है किसी चीज़ को इंक्वायर करने के लिए हम इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं बेटा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दोज प्रोनाउंस विच पॉइंट आउट समथिंग आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं? व्हेन एक्शंस टर्न्स और रिवर्सेस टू द सब्जेक्ट दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे सेल्फ प्लूरल के सेल्फ्स हो जाता है। इसी तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड द रिलेटिव प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जिसमें हु, हुम, हुज, विच, व्हाट या हाउ ये सारे जो है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं बेटा। एक्सरसाइज हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है बेटा। आइडेंटिफाई डेमोस्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है बेटा हैंड मी दैट हैमर। दैट जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है बेटा। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। हु इज़ देयर, हु जो है वो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है बेटा। ही हिमसेल्फ अगेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बेटा। इज दिस जो है वो डेमोस्ट्रेटिव है। इज दिस योर टीचर्स बुक, विच इज़ योर पेन, विच जो है वो आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनेगा बेटा। नेक्स्ट बेटा प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल उसने बताई है, आई वॉज अम्यूज्ड बाय द वे शी एक्टेड इन द प्ले। दूसरे में उसने बताया डू यू फाइंड दिस टाइप ऑफ ह्यूमर अम्यूजिंग। ये पहले के अंदर अगर आप देखें आई वॉज अम्यूज्ड यहाँ पे एज अ पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल की गई है और दूसरे में एज एन एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल की गई है। तो हमने क्या करना है कि एक्सरसाइज हमें नेक्स्ट दी गई है उसको इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे अगेन उसने डिफाइन कर दिया है अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब form used an adjective to modify nouns and pronouns. Present participle, all present participles and an ing. The laughing lady, the falling temperature, the stinging remark. Past participle में क्या होगा? The past participles of all regular verbs and an ed. ये ing पे end होते हैं, ये ed पे end होते हैं। The tired dancer, the injured player, the cracked vase. However, irregular verbs have various past participles endings. जो irregular होते हैं उनकी different हो सकती हैं, such as thrown हो गया, ridden हो गया, built हो गया, gone हो गया, wrote, written, जिस तरह से आप कर देते हैं written हो गया, ये सारे irregulars हैं बेटा। हमने क्या करना है, एक्सरसाइज हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। चूज द appropriate participles. The movies was really interesting. तो ये आपके पास इंटरेस्टिंग बनेगा बेटा। इसी तरह नेक्स्ट है आई थॉट इट वॉज अ गुड लेक्चर बट आई वॉजंट वेरी इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। दूसरा बेटा आवर टाउन इज़ सो बोरिंग, देयर इज़ नथिंग टू डू हेयर, आर यू बोर्ड विद दैट गेम ऑलरेडी। तीसरा बेटा हैव यू हर्ड हर लाफ, इट्स सो अनोइंग। दूसरा है बेटा बी ऑप्शन आई एम रियली अनॉयड with one of my co-workers. Fourth है बेटा the city was damaged during the storm. इसका भी है बेटा the information was quite damaging to his reputation. पांचवा है बेटा this treatment is really great, it makes me feel so relaxed. दूसरे में बेटा बी में आएगा I did not like the movie, I thought it was too depressing. नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा हमारे पास जेरेंट फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज की। जेरेंट फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि किसी जेरेंट से स्टार्ट हो, तो ये यूजुअली जो है जेरेंट जो है ऐसी वर्ब को कहते हैं जो कि
मेन फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से कोई नाउन बनती तो उसको जेरेंड कहते हैं। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू लगा दिया जाए तो वो इन्फिनेटिव बन जाती है। और प्रेपोजिशनल जो है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, देखना ये है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो एज अ जेरेंड के तौर पे काम कर रहा होगा तो वो जेरेंड फ्रेज होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एज एन इन्फिनेटिव के तौर पे काम कर रहा होगा वो इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। जो एज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज के तौर पे काम कर रहा होगा उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। यहाँ से बेटा हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। आइडेंटिफाई जेरेंड फ्रेजेस, इन्फिनेटिव फ्रेजेस एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब मारिया फेल ओवर द कैट, ओवर द कैट यहाँ पे देखिए प्रेपोजिशन है ओवर, तो ये आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा बेटा। दूसरा बेटा द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस, टू जो है वो इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, टू डिस्कस ये एज अ होल जो है वो इन्फिनेटिव फ्रेज बनेगा बेटा। तीसरा बेटा आफ्टर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, लर्निंग जो है वो जेरेंड है तो यहाँ पे लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच द क्लास बिगेन स्टडीइंग पंक्चुएशन, ये जेरेंड फ्रेज होगा बेटा। फोर्थ है बेटा विल समवन बी हियर सून टू ओपन द डोर, टू जो है वो इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तो ये टू ओपन द डोर ये इन्फिनेटिव फ्रेज बनेगा बेटा। पाँचवा बेटा तलहा विजिटेड टर्की वाइल स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ तुर्किश आर्ट, यहाँ पे ऑफ जो है वो एज अ प्रेपोजिशन के तौर पे और ये एज अ होल जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा बेटा। छठा है बिफोर पुटिंग, पुटिंग जो है वो जेरेंड है बेटा। पुटिंग टू मच एफर्ट इनटू द प्रोजेक्ट यू शुड गेट सम गाइडेंस फ्रॉम योर बॉस, तो ये जेरेंड फ्रेज बनेगा बेटा। सेवंथ है बेटा डज द कैप्टन वांट अस टू लोअर द सेल्स, टू जो है वो इन्फिनेटिव के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है तो ये एज अ होल जो है इन्फिनेटिव फ्रेज बनेगा बेटा। ये नेक्स्ट बेटा यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल हुई है। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे जो हैं वो राइटिंग पैटर्न्स के ऊपर मबनी हैं, तो हम इसको जो है वो यहीं तक मुकम्मल करते हैं लेक्चर को। आई होप कि बेटा आपको समझ आई होगी। मिलते हैं आपकी जो है नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।